नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायो एकेडमी चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक देव और आज हम लोग डेल्टा नॉच सिग्नलिंग के बारे में जानेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉच डेल्टा सिग्नलिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, क्या क्या प्लेयर्स इन्वॉल्व है इसमें, और डेल्टा नॉच सिग्नलिंग का क्या लिंक है अल्जाइमर्स डिजीज़ के साथ, और साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओवरव्यू क्या है इस सिग्नलिंग का। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि नॉच डेल्टा सिग्नलिंग इज ए वे फॉर नाइबरिंग सेल्स टू टॉक टू ईच अदर। मतलब दो सेल्स एक दूसरे के साथ कुछ बातें करेंगे, बातें करने के बाद कुछ डिसीजन लेंगे वो। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि इट टेल्स सेल्स व्हाट टू बिकम, प्रिवेंटिंग ऑल सेल्स फ्रॉम चूजिंग द सेम फेट। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि दो सेल्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और कुछ फेट डिसाइड करते हैं। फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। दोनों सेल्स एक दूसरे के पास आएंगे और फिर ये सिग्नलिंग परफॉर्म होगा। अगर दोनों एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो ये सिग्नलिंग परफॉर्म नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेल है सेल 1 जो कि सेल 2 के बहुत करीब आना पड़ेगा, तभी इन दोनों में बातचीत हो पाएगी और होने के बाद एक फेट डिसाइड हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि नॉच डेल्टा सिग्नलिंग कैसे हो रहा है। इस सिग्नलिंग का मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग इस मैकेनिज्म को डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नॉच, और हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेल्टा। तो हमारे पास यहाँ पे सेल 1 है और यहाँ पे हमारे पास सेल 2 है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है डेल्टा, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है नॉच। तब ये दोनों सेल जब एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाएंगे तभी ये सिग्नलिंग पॉसिबल हो पाएगा। तो जैसे कि डेल्टा यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला है डेल्टा, ये बहुत ही क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ गया है नॉच के, इसीलिए ही ये सिग्नलिंग हो पा रहा है यहाँ पे। तो इस साइड में हमें नॉच देखने को मिल रहा है। जब डेल्टा के साथ नॉच अटैच नहीं था तब ये वाला नॉच एक फोल्डेड कॉन्फॉर्मेशन में है और ये इनएक्टिव है क्योंकि ये डेल्टा के साथ इंटरेक्ट नहीं किया है अभी तक। जब डेल्टा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएगा नॉच के तब डेल्टा और नॉच में इंटरेक्शन होगा, जैसा कि हमें इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है। जब नॉच और डेल्टा में इंटरेक्शन होगा तब हमारा नॉच जो है वो एक अनफोल्डेड कॉन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। और एक बात है कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 3 रीजन्स देखने को मिल रहा है नॉच का। पहला रीजन जो है ये है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन। फिर हमें देखने को मिल रहा है ये वाला, ये है हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन। और एक रीजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि हमारा है साइटोसोलिक रीजन। फिर हम लोग देखेंगे कि जब डेल्टा अपने नॉच रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट कर लेगा तब यहाँ पे एक फैक्टर आएगा जिसका नाम है एडम, ADAM, जो कि पहला क्लीवेज करेगा। तो एडम हमें यहाँ पे दिख रहा है जो कि हमारे नॉच रिसेप्टर को कट लगा रहा है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, डेल्टा जो है वो हमारा है लिगेंड और नॉच जो है वो है हमारा रिसेप्टर। तो जब पहला क्लीवेज हो जाएगा तब हमारा नॉच रिसेप्टर जो है वो ऐसा कुछ दिखने में लगेगा। इसमें हमें देखने को मिल रहा है एक छोटा सा एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, एक ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन देखने को मिल रहा है और एक साइटोसोलिक रीजन देखने को मिल रहा है। जब एडम अपना पहला कट लगाएगा तभी हमारा सेकंड क्लीवेज हो पाएगा। सेकंड क्लीवेज के लिए कुछ फैक्टर्स और लगते हैं जिसमें कि गामा सेक्रेटिस कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है। गामा सेक्रेटिस कॉम्प्लेक्स में हमारा नाइकेस्ट्रिन आएगा, फिर हमारा प्रिसेंसलिन भी आएगा और 2 फैक्टर्स अटैच होते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो जब हमारा सेकंड क्लीवेज होना होगा तब गामा सेक्रेटिस यहाँ पे आएगा। गामा सेक्रेटिस आने की वजह से हमारा जो नॉच है
वो ऐसे छूट जाएगा। ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन और एक्स्ट्रासेलुलर रीजन वो थोड़ा सा अटैच रहेगा यहाँ पे, बट बाकी का हिस्सा ऐसे छूट जाएगा। ये छूटने के बाद कहा जाता है न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करता है, जो कि हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा अगर बैक में जाए तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ये डेल्टा के साथ जुड़ा हुआ हमारा नॉच है, जिसको हमने एडम से कट किया था थोड़ी देर पहले। इसको हम लोग डिग्रेड कर देंगे लाइसोसोम्स में लेके जाके, लाइसोसोम्स में ले जाके इसको हम लाइसोसोमल डिग्रेडेशन करा देंगे। आई होप ये सिग्नलिंग, बेसिक सिग्नलिंग हमें समझ में आ चुका है। इसको हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हम इस डायग्राम में देखेंगे कि नॉच जिसका हमने साइटोसोलिक रीजन को कट कर दिया था गामा सेक्रेटरीज से, वो आगे क्या कर रहा है। तो पहले डायग्राम में हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो प्रोटीज है ये नॉच को कट नहीं लगाया है, इस जगह पे कट नहीं लगाया है। तो इस जगह पर कट नहीं लगेगा तो हमारा जो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जिसको हमने CSL बोला है, इसके ऊपर रिप्रेसर बाइंडेड रहेगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा इस रीजन में। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि नॉट ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। बट अगर हम लोग सेकंड डायग्राम में देखेंगे तो सेकंड डायग्राम में हमें देखने को मिलेगा कि डेल्टा जो कि नॉच के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट करने के बाद हमारा पहला कट होगा, फर्स्ट क्लीवेज होगा, उसके बाद सेकंड क्लीवेज होगा, जो कि हमारा गामा सेक्रेटेज करेगा, जिसके बाद हमारा जो साइटोसोलिक रीजन है वो ऐसे छूट जाएगा और वो आराम से न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। जाने के बाद वो क्या करेगा, वो CSL के ऊपर ऐसे करके बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ एक्टिवेटर जैसे कि P300 यहाँ पे बाइंड हो पाएंगे और हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। और जो रिप्रेसर था वो रिप्रेसर को हम लोग डिग्रेड कर देंगे। ये है हमारा पूरा नॉच डेल्टा सिग्नलिंग, ऐसे होता है हमारा नॉच डेल्टा सिग्नलिंग। अभी हम लोग जो सिग्नलिंग डिस्कस किए हैं उसको थोड़ा और डिटेल्स में देखेंगे कि कौन सा फैक्टर क्या क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नॉच क्या है। नॉच है एक रिसेप्टर। डेल्टा क्या है? डेल्टा है एक लिगैंड। और ये दोनों ही सिंगल पास है। सिंगल पास का मतलब क्या है कि एक अगर मेम्ब्रेन है यहाँ पे, तो मेम्ब्रेन का जो रिसेप्टर होगा वो एक बार ही इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, इसीलिए हम इसको सिंगल पास बोलते हैं। फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है कि नॉच जो है इसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है? इसका सिंथेसिस होता है ER में। फिर एक और बात आ जाता है कि नॉच का प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है और नॉच का प्रोसेसिंग आखिर होता कैसे है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ द नॉच, यहाँ पे लिखा है कि सिंगल नॉच चेन इज कट बाय ए प्रोटीएज। जब प्रोसेसिंग होता है तभी भी एक कट लगता है, वो उसका कट कौन करता है? प्रोटीएज कट करता है। आफ्टर कटिंग नॉच इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। कट करने के बाद हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर सब यूनिट और एक है हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन प्लस साइटोसोलिक सब यूनिट। इसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो कुछ ऐसा होगा दिखने में, जो पहले कहा गया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर सब यूनिट, जो कि ऐसे रहेगा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर सब यूनिट। फिर हम यहाँ पे कहा गया एक ट्रांसमेम्ब्रेन एंड साइटोसोलिक सब यूनिट रहेगा। यहाँ पे एक ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन रहेगा और एक साइटोसोलिक रीजन रहेगा। ये है साइटोसोलिक रीजन। तो यहाँ पे एक और बात बताया गया है कि इवन दो इट्स कट इनटू 2 पीसेस, 2 पीस में हमने यहाँ पे तो कट कर लिया है, बट फिर भी ये दोनों पार्ट्स आपस में जुड़े हुए रहेंगे। कैसे? नॉन कोवेलेंटली। सो ऑन द सेल सरफेस नॉच स्टिल लुक्स लाइक वन कंप्लीट रिसेप्टर। अगर यहाँ पे ये नॉन कोवेलेंटली ऐसे अटैच रहेगा, ऐसे नॉन कोवेलेंटली अटैच रहेगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक पूरा यूनिट है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि नॉच स्टिल लुक्स लाइक वन कंप्लीट रिसेप्टर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स। डेल्टा बाइंड्स टू नॉच ऑन द एडजेसेंट सेल। हमेशा डेल्टा अपने नॉच के साथ एडजेसेंट सेल में बाइंड होगा। जैसे कि हमने पहले बताया, डेल्टा अपने नॉच के साथ एकदम क्लोज प्रोक्सिमिटी में आने के बाद ही बाइंडिंग शो करेगा। फिर दूसरा है कि नॉच एक्टिवेट। जब भी डेल्टा अपने नॉच के साथ बाइंड करेगा तभी नॉच एक्टिवेट होगा।
उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि नॉच अंडरगोज 2 क्लीवेज इवेंट्स। जैसा कि हमने पहले देखा था, एक क्लीवेज होता है एडम 10 से, एक और क्लीवेज होता है गामा सेक्रेटिस से। फिर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रिलीज ऑफ द नॉच साइटोसोलिक डोमेन। हमने देखा था नॉच का साइटोसोलिक डोमेन जो होता है वो रिलीज हो जाता है और वो न्यूक्लियस के अंदर जाके अपना एक्टिविटी शो करता है। फिर जो रिलीज साइटोसोलिक डोमेन है वो एक्ट करेगा एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। नेक्स्ट हम लोग आगे जाते हैं, यहाँ पे हम एडम के बारे में देखेंगे। एडम याद है ना, जिसने पहला क्लीवेज लगाया था। ये एडम क्या है? ये एडम है एक मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीज। फिर एक और पॉइंट है एडम के बारे में कि क्लीवेज द एक्स्ट्रा सेलुलर सेगमेंट्स, क्लीव करता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सेगमेंट्स को ऑफ द टारगेट प्रोटीन्स। कोई भी टारगेट प्रोटीन हो उसका वो क्लीवेज करेगा कहाँ पे? एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारा, तब एडम, और ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है, ये हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन है, हमारा साइटोसोलिक रीजन है, तब एडम हमेशा क्लीवेज करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में, ऐसे यहाँ पे। फिर हमें देखने को मिल रहा है पॉइंट नंबर 3। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो एडम है ये परफॉर्म्स करता है इनिशियल क्लीवेज ऑन द नॉच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, जैसा कि हमने पहले ही देखा था। फिर हमारा 4 नंबर पॉइंट है कि यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ डेल्टा ऑन एन एडजेसेंट सेल द नॉच एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन is folded such that Adam 10 cannot access the protease cleavage site। हमने पहले ही देखा था कि अगर डेल्टा नॉच के पास नहीं आ रहा है तो हमारा नॉच जो है वे ऐसे फोल्डेड रहेगा, नॉच जो है ऐसे फोल्डेड रहेगा। जब डेल्टा इस नॉच के साथ इंटरेक्ट करेगा तभी हमारा जो नॉच है वो अपने अनफोल्डेड कॉन्फॉर्मेशन में आएगा। ये हमने पहले डायग्राम में ऑलरेडी देख लिया है। फिर यहाँ पे बताया गया कि जो पहला जो क्लीवेज होता है उसका नेचर क्या है। तो व्हेन डेल्टा बाइंड्स टू नॉच ऑन द रेस्पॉन्डिंग सेल, डेल्टा इज एंडोसाइटोस्ड इनटू द सिग्नलिंग सेल। जब डेल्टा अपने नॉच के साथ बाइंड करेगा तभी उसका एंडोसाइटोसिस होगा सिग्नलिंग सेल के साथ। तो जब ये होगा तब जो फोर्स जनरेट होगा वो स्ट्रेच करेगा नॉच और उसका शेप चेंज हो जाएगा और उसको एक्सपोज कर दिया जाएगा एडम 10 के साथ। एडम 10 के साथ जब वो एक्सपोज होगा तभी एडम 10 अपना पहला क्लीवेज कर देगा, व्हिच देन क्लिप्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ द नॉच। फिर हमारा 3 नंबर पॉइंट में हमें देखने को मिल रहा है कि क्लीव्ड एक्स्ट्रा सेलुलर नॉच, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर नॉच को जिसको हमने क्लीव कर दिया है वो बाउंड रहता है डेल्टा के साथ और उसको ले जाके हम लोग लाइसोसोम में डिग्रेड कर देते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में ऑलरेडी देखा है। फिर हमारा आता है सेकेंड क्लीवेज। इस सेकेंड क्लीवेज में क्या होता है? द सेकेंड क्लीवेज ऑफ द नॉच occurs within the hydrophobic membrane spanning region of the notch। हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन मतलब इस रीजन में होता है क्लीवेज, इस रीजन में क्लीवेज होगा। ये है साइटोसोलिक रीजन, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर, ये है हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन, ये है हमारा साइटोसोलिक। तो यहाँ पे होगा क्लीवेज, जिसके बाद ये हमारा साइटोसोलिक रीजन छूट जाएगा और वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। सेकेंड बात बताया गया है कि कैटालाइज्ड बाय 4 प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स टर्म्ड एज द गामा सेक्रेटिस। गामा सेक्रेटिस के अंदर 4 सब यूनिट्स होते हैं। फिर यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि दिस क्लीवेज रिलीजेस द नॉच। इस क्लीवेज के बाद नॉच अपने साइटोसोलिक रीजन से छूट जाता है और इमीडिएटली वो ट्रांसलोकेट हो जाता है कहाँ पे? न्यूक्लियस पे, जहाँ पे वो ट्रांसक्रिप्शन जीन्स को एक्टिवेट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि इट्स इफेक्ट्स लाइक दोज ऑफ अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेटिंग डाउनस्ट्रीम फैक्टर्स। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तब वो न्यूक्लियस के अंदर जाके दूसरे फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा, दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि गामा सेक्रेटिस में क्या क्या सब यूनिट्स होते हैं। जैसे कि 4 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है गामा सेक्रेटिस, जिसमें हमारा सबसे पहले मिलता है प्रिसेंसलिन 1, जो कि एक एक्चुअल प्रोटीज है जो कि कट लगाता है। फिर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे APH1
फिर हमें देखने को मिल रहा है पेन 2, फिर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है नाइकेस्ट्रिन। ये चारों मिलके हमारा सेकंड क्लीवेज करते हैं। फिर हमें इस सेकंड क्लीवेज को परफॉर्म करने के लिए 2 एस्पार्टेट भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग कुछ और पॉइंट्स जो देख लेते हैं हम लोग। कुछ सेल पे स्टडीज़ किए गए थे, उसके बारे में है स्टडीज़ इन सेल्स एंड माइस विदाउट नाइकेस्ट्रिन। मतलब कुछ माइसेस पे स्टडी परफॉर्म किए गए हैं जहाँ पे नाइकेस्ट्रिन नहीं है। वहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है कि शोड दैट गामा सेक्रेटेज कैन कट ए प्रोटीन ओनली इफ़ इट वाज फर्स्ट क्लीव बाय एडम। मगर मतलब यहाँ पे बताया गया है कि अगर एडम 10 फर्स्ट क्लीवेज करेगा तभी उसके ऊपर गामा सेक्रेटेज एक्ट करेगा। दिस इज बिकॉज नाइकेस्ट्रिन बाइंड्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्टम्प। नाइकेस्ट्रिन सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर स्टम्प से बाइंड हो सकता है लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट कट। फर्स्ट कट होने के बाद जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्टम्प रहेगा उसके ऊपर ही हमारा गामा सेक्रेटेज बाइंड हो सकता है। गामा सेक्रेटेज का कौन सा हिस्सा? नाइकेस्ट्रिन। विदाउट दिस स्टम्प, अगर स्टम्प फॉर्म नहीं होगा तब नाइकेस्ट्रिन बाइंड नहीं हो पाएगा और नाइकेस्ट्रिन उस रीजियन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और गामा सेक्रेटेज कॉम्प्लेक्स काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारा सेकंड क्लीवेज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एडम के कुछ और फंक्शंस देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अगर एडम का एक्टिविटी बढ़ जाए, एडम का एक और नाम है अल्फा सेक्रेटेज। अगर एडम का जो कि पहला क्लीवेज कर रहा है उसका अगर एक्टिविटी बढ़ जाए तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता है? हाइटेंड एडम एक्टिविटी। एडम का एक्टिविटी बहुत बढ़ चुका है जिसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा हाई लेवल्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर EGF फैमिली। EGF फैमिली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वो स्टिमुलेट करेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग को, जिसकी वजह से एडजेसेंट सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इनएप्रोप्रिएटली प्रोलिफरेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा एडम का एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगा और मेटास्टेसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसका मतलब है कैंसर हो सकता है। डायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एडम का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन, ग्रोथ फैक्टर का ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एडम जो है, एडम हमारे हार्ट डिजीज में क्या रोल प्ले करता है और कैसे वो हार्ट डिजीज कॉज करता है। तो सबसे पहले हम एक हार्ट मसल को देख रहे हैं यहाँ पे। इस हार्ट मसल में क्या फंक्शन होता है, कैसे होता है, हम लोग देखते हैं। एपिनेफ्रिन जो कि एक एंडोक्राइन हार्मोन है, ये क्या करेगा? ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। इसका नॉर्मल फंक्शन है हार्ट मसल में, जिसकी वजह से हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन भी देखने को मिलता है। अगर ज़्यादा एपिनेफ्रिन का एक्सप्रेशन हो जाता है लंबे समय के लिए, तब वो एडम प्रोटीज को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो HbEGF है, ये एक फैक्टर है जो कि हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो एडम प्रोटीज इस HbEGF को कट कर देगा, जिसकी वजह से HbEGF फ्री हो जाएगा और वो जाके EGF रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा हार्ट सेल्स में, जिसके बाद कार्डियक हाइपरट्रोफी हो जाएगा। मतलब कार्डियक मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ग्रो कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? एनलार्जमेंट होगा उनका और हार्ट जो है वो फेल कर जाएगा और अर्ली डेथ कॉज हो जाएगा। यही है रिलेशन एडम प्रोटीज का हार्ट डिजीज के साथ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन से केसेस में एल्जाइमर्स डिजीज हो सकता है। इस डायग्राम को हम लोग देखेंगे कैसे। हम लोग 2 हिस्सों में इस डायग्राम को डिवाइड कर रहे हैं। एक ही हिस्सा जो राइट साइड में मूव करेगा, दूसरा हिस्सा हमारा लेफ्ट साइड में मूव करेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड को देखते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये वाला है एडम, जो कि हमारा फर्स्ट क्लीवेज कर रहा है और पहला कट लगा रहा है। फिर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि सेकंड क्लीवेज हमारा गामा सेक्रेटेज कर रहा है, जिसकी वजह से हमें 26 एमिनो एसिड का एक पेप्टाइड देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि नॉर्मल है।
कोई डिजीज़ नहीं होगा इस केस में। दूसरी ओर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एडम की जगह पे, जो कि अल्फा सेक्रेटिस है एडम का एक और नाम, यहाँ पे बीटा सेक्रेटिस पहला कट लगा रहा है, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि हमारा एक इनएप्रोप्रिएट एमिनो एसिड बन जाएगा। तो बीटा सेक्रेटिस पहला कट लगाएगा अगर, तो हमारा फिर गामा सेक्रेटिस सेकंड कट लगाएगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक 42 एमिनो एसिड का पेप्टाइड देखने को मिलेगा, जिसको हमने नाम दिया है ए बीटा 42, जो कि एमाइलोइड प्लेक फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एमाइलोइड प्लेक हमारा अल्जाइमर्स डिजीज कॉज करता है। इसी चीज़ को हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे बताया गया है कि अल्जाइमर्स डिजीज़ ये होता है ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटी ऑफ मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएज। मतलब हमारा एडम जो है, एडम 10 जो है, उसकी जगह पे हमारा यहाँ पे आ जाता है बीटा सेक्रेटिस। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्रेन में। ये जो एमाइलोइड प्लेक है वो ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है, containing aggregates of small 42 amino acid peptides termed as A beta 42। ये वाला चीज़ ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि दिस पेप्टाइड इज डिराइव फ्रॉम प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज ऑफ द एमाइलोइड प्रिकर्सर प्रोटीन APP। हम लोग यहाँ पे APP को क्लीव कर रहे हैं। पहले APP को हमारा एडम 10 क्लीव करेगा, मतलब नॉर्मल केसेस में, बट इस जगह पे हमारा APP को कौन क्लीव कर रहा है, बीटा सेक्रेटिस क्लीव कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि अगर APP नॉर्मल क्लीवेज हो रहा है तो हमें 26 एमिनो एसिड पेप्टाइड मिलेगा, जो कि नॉर्मल केस है। अगर APP इनएप्रोप्रिएट क्लीवेज कर रहा है, जो कि बीटा सेक्रेटिस कर रहा है, तो उसके बाद गामा सेक्रेटिस कर रहा है, तो वहाँ पे हमें 42 एमिनो एसिड पेप्टाइड देखने को मिलेगा, जो कि अल्जाइमर्स डिजीज़ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो A बीटा 42 जो है वो स्पॉन्टेनियसली ओलिगोमर्स फॉर्म करेगा, एंड देन द लार्जर एमाइलोइड प्लेक्स फाउंड इन द ब्रेन ऑफ द पेशेंट्स, और वो अल्जाइमर्स डिजीज कॉज करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस है जो कि मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में दें, हम लोग इसका जवाब जरूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। सो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स व्हाई गामा सेक्रेटिस कैन क्लीव नॉच एंड APP ओनली आफ्टर प्रायर क्लीवेज बाय एडम्स और अदर प्रोटीएज। तो ऑप्शंस में है कि बिकॉज गामा सेक्रेटिस रिक्वायर्स फॉस्फोराइलेशन ऑफ इट्स सबस्ट्रेट, ऐसा शायद हमने डिस्कस नहीं किया है। सेकेंड पॉइंट में है कि बिकॉज द फर्स्ट क्लीवेज एक्सपोजेस एन एक्स्ट्रासेलुलर एन टर्मिनल स्टम्प दैट बाइंड्स टू नाइकेस्ट्रीन अलाउइंग गामा सेक्रेटिस टू एक्ट। ये वाला पॉसिबिलिटी है सही होने का। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि नंबर C, बिकॉज गामा सेक्रेटिस इज ओनली एक्टिव इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बिकॉज एडम प्रोटीएज प्रोवाइड ATP नीडेड फॉर गामा सेक्रेटिस एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए रिसर्चर फाइंड्स ए म्यूटेशन इन प्रिसेंसिलिन 1। प्रिसेंसिलिन 1 में हमें एक म्यूटेशन मिल रहा है, एक कैटालाइटिक सब यूनिट ऑफ द गामा सेक्रेटिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ दिस म्यूटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। एनहेंस्ड एक्टिविटी ऑफ द अल्फा सेक्रेटिस लीडिंग टू रिड्यूस्ड A बीटा 42 फॉर्मेशन, रिड्यूस्ड गामा सेक्रेटिस क्लीवेज ऑफ द APP प्रिवेंटिंग एमाइलोइड प्लेक फॉर्मेशन, increased generation of A beta 42 peptides promoting aggregation into amyloid plaques, decreased cleavage of delta blocking notch signaling completely। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि prolonged stimulation of beta adrenergic receptor in cardiac muscle by epinephrine can trigger cardiac hypertrophy। Which statement of events best explains this phenomenon। यहाँ पे आपको सीक्वेंस बताना है, इन चारों में से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया है और आप लोग इजीली इन 3 क्वेश्चंस का जवाब सॉल्व कर पाएंगे। होप टू सी यू इन द कमेंट्स सेक्शन। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा लाइन है कि फ्रॉम द विस्पर्स ऑफ नॉच डेल्टा टू द साइलेंस ऑफ द डाइंग न्यूरॉन्स प्रोटियोलाइटिक कट्स decide the fate of life, reminding us that in every slice of protein lies the story of health and disease। Thank you।
आई होप कि आप सभी को हमारा ये सेशन पसंद आया है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।